नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के विषय में हम बात करेंगे कि अधिगम में योगदान देने वाले कारक यानी बालक के अधिगम यानी सीखने की क्रिया में उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कारक सहायता करते हैं उसके अधिगम में, उनके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए फिर और हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं साथियों कि अधिगम में योगदान करने वाले कारक। तो यहाँ पे देखेंगे कि बालक की सीखने की क्रिया में उसका पर्यावरण एवं उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं सहायक कारकों के रूप में योगदान करती है। यानी जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह पढ़ाई करता हो या फिर कोई भी कार्य करता हो, यानी वह अधिगम से संबंधित हो, और जब बालक सीखने की क्रिया को प्रारंभ करता है तो उसके सीखने क्रिया में पर्यावरण संबंधी कारक और उसकी स्वयं की व्यक्तिगत विशेषताएं कैसे, जैसे वह पढ़ने में कितना तेज है, लिखने में कितना तेज है, समझने में कितना तेज है, बोलने में कितना तेज है ना, पढ़ सकता नहीं पढ़ सकता, ये उसकी कैसे कारक है। यह उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यानी यह उसकी व्यक्तिगत क्वालिटी है। और पर्यावरणीय यानी सामाजिक पर्यावरण कैसा है, माहौल कैसा है, विद्यालय का स्तर क्या है, विद्यालय का माहौल कैसा है ना, लोग कैसे हैं, समाज में किस प्रकार का रहन सहन है, ये सब एक बालक के अधिगम में विशेष रूप से क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। और इन्हीं प्रभाव के परिणाम स्वरूप बालक का जो अधिगम का स्तर होता है वह ऊंचा या नीचा हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि बालक के अधिगम में कौन कौन से कारक है। पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक को हम व्यक्तिगत कारक भी कहते हैं। कौन से कारक, व्यक्तिगत कारक भी कहते हैं। शारीरिक कारक यानी बालक के शरीर की बनावट, शरीर की विकृति आकृति है ना, शरीर किस प्रकार है, कमजोर है मजबूत है, यानी यह एक बालक है सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यह एक बालक है, ठीक है, यह एक तो यहाँ पे देखेंगे कि इस बालक के शरीर की बनावट कैसी है, वह किस प्रकार बोल सकता हो, यानी वह अपने शरीर को किस प्रकार उपयोग कर सकता है। तो ये इसके शारीरिक बनावट भी कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम में जो है तो अपना योगदान प्रदान करते। फिर तीसरा सामाजिक कारक। तो सामाजिक कारक मतलब समाज से संबंधित है, यानी समाज में उसका क्या स्थान है, उसका क्या व्यवहार है, समाज का इस बालक के प्रति क्या व्यवहार है, ये सब इस बालक के अधिगम में क्या करेंगे, अपना प्रभाव डालेंगे। ठीक है, फिर पर्यावरणीय कारक यानी वह पर्यावरण, जिस पर्यावरण में निवास करता है वहाँ का वातावरण कैसा है, सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है ना, इस प्रकार जो है तो बालक के अधिगम में कहीं ना कहीं इन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बालक के मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में, बालक के मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में, तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में अगर बात करें तो पहली क्या है, प्रक्रिया की प्रभावशीलता। तो प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आशय यह है कि जब बालक अधिगम करना प्रारंभ कर देता है, यानी बालक जब अधिगम करना
जब अधिगम करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी प्रक्रिया कैसी है, वह किस प्रक्रिया से अपने अधिगम को प्रारंभ करता है। तो ये अधिगम की प्रभावशीलता कहीं ना कहीं बालक के अधिगम को प्रभाव करती है। अगर वह अधिगम में अच्छी प्रक्रिया को अपनाता है तो उसका ज़्यादा अधिगम रहेगा, है ना, अधिगम प्रभावशील रहेगा। कम प्रक्रिया को अपनाता है यानी कम कार्य करने की जो क्षमता है वह जो है तो उसके कम प्रभावशील डालेगा। दूसरा क्या, उचित प्रतिक्रियाओं का चुनाव, यानी जब बालक अधिगम करना प्रारंभ कर देता है तो वह किन किन प्रतिक्रियाओं का चुनाव करता है, यानी अगर वह पढ़ता है तो किस तरीके से पढ़ता है ना, किस ढंग से पढ़ता है, यह उसके जो है तो अधिगम में कहीं ना कहीं इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। यानी वह किस पहलू का चुनाव कर लेगा, यानी किन प्रक्रियाओं का चुनाव करे कि वह अपना अधिगम आसानी से संपन्न कर सके। तो उचित प्रक्रियाओं का चुनाव, यानी जब एक बालक अधिगम करना प्रारंभ कर लेता है तो वह किन किन उन ऐसी प्रक्रियाओं का चुनाव करता है, ऐसी सरल क्रियाओं का चुनाव करता है जिससे वह अपने अधिगम को उचित ढंग से उपयोग कर सके और अपने अधिगम को कहीं ना कहीं आर्थिक विकास कर सके। फिर क्या है, अभ्यास। देखिए, बालक जब पढ़ना प्रारंभ करता है तो वह कहीं ना कहीं अभ्यास के माध्यम से अपने अधिगम को और ऊंचा बनाना चाहता है। जैसे अगर मैं पढ़ता हूँ तो जब मैं पढ़ूंगा तो मैं कहीं ना कहीं अभ्यास करूंगा, जब मैं अभ्यास करूंगा तो वह उस विषय में मैं क्या करूंगा, अधिक निपुण हो जाऊंगा। यानी मान लीजिए यह हमारा टॉपिक है, अगर मैं इसको नियमित अभ्यास करूंगा तो सीधी सी बात है मैं इस टॉपिक में क्या है कि मेरी अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, चलिए, रुचि। तो अधिगम में कहीं ना कहीं रुचि भी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यानी अगर हमारी रुचि पढ़ने की है तो हम पढ़ेंगे, अगर हमारी रुचि पढ़ने की नहीं है तो हम खाली किताब बस खोल के बैठ जाएंगे, और जब हमारा रुचि ही नहीं रहेगी तो हम क्या पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं रुचि भी अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। लक्ष्य का निर्धारण, सीधी सी बात है, यानी जब बच्चा यह ठान लेता है कि मुझे आगे बढ़कर यह बनना है, या फिर मैं इस विषय को, यानी यह जो हमारा बाल विकास है, हम इस बाल विकास के यह जो टॉपिक है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम आज पूरा क्लियर कर देंगे। तो जब हमने लक्ष्य का निर्धारण कर दिया कि हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे तो पढ़ने में कहीं ना कहीं रुचि आएगी। हम उन प्रक्रियाओं का भी चुनाव करेंगे जो हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बनेंगे। हम नियमित अभ्यास भी करेंगे, अपनी प्रक्रिया को प्रभावशील भी बनाएंगे। फिर क्या, उपयोगिता। जब हमें पता चल जाएगा कि इस विषय की उपयोगिता क्या है, मान लीजिए अगर इस विषय में हमें टेस्ट देना है और जो बालक सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसे इनाम भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो जब हम जान जाएंगे कि इस विषय का हमारे लिए क्या उपयोगी है तो हम इसमें पढ़ने में कहीं ना कहीं ज़्यादा रुचि लेंगे, है ना, और इस विषय को पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रेरक की उपस्थिति यानी मोटिवेशनल, यानी जब हम मोटिवेट होंगे, हमारे पास प्रेरक की उपस्थिति होगी तो हम कहीं ना कहीं पढ़ने में, कहीं ना कहीं अधिगम करने में अधिक सुदृढ़ हो जाएंगे, अधिक मजबूत हो जाएंगे। और जब हमारा मोटिवेशन होगा, यानी मोटिवेशन का मतलब जैसे मान लीजिए हमारा एक मित्र है, वह पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने में हमें भी क्या मोटिवेशन आएगा, है, यानी हम भी पढ़ेंगे तो कोशिश यह करेंगे कि हम भी उससे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उपस्थिति भी, यानी प्रेरक, यानी यहाँ पे प्रेरक का मतलब होता है मोटिव, है ना, मोटिवेशन है जिसके कारण हम अपने अधिगम को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक कौन से हैं। यानी हमने मनोवैज्ञानिक कारक देख लिया, मनोवैज्ञानिक को व्यक्तिगत कारक भी कहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे शारीरिक कारक। तो शारीरिक कारक भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य। तो आप सीधी सी समझ सकते हैं, यहाँ पे पहले हम चित्र बना दें। ये हमने
चित्र बना दिया है ना एक बालक का। तो जब हम देखेंगे कि ये जो हमारा बालक इसका नाम है श्याम, जब हम देखेंगे कि हमारा श्याम कैसा है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है ना, वह शारीरिक रूप से मजबूत है, तो सीधी सी बात है वह यहाँ पे अधिगम, अधिगम। जब हमारा बालक जो हमारा श्याम है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो वह सीधी सी बात है वह अधिगम अच्छे से करेगा, यानी कोई भी कार्य हो अच्छे से सीखेगा। जब वह अच्छे से अधिगम करेगा, अच्छे से सीखेगा, तो वह सीधी सी बात वह उस कार्य में क्या हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, यानी उसमें जो है तो मजबूत पकड़ बना लेगा। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाती है। फिर क्या, शारीरिक विकलांगता। मान लीजिए अगर हमारा यह श्याम है, क्या है, विकलांग है, इसका एक हाथ काम नहीं कर रहा, एक पैर काम नहीं कर रहा, तो यह अधिगम में कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं इसको समस्या का सामना करना पड़ेगा और इसका अधिगम क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, यानी वह उस विषय में निपुण नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाएगी। ठीक है। आयु एवं परिपक्वता। मान लीजिए कि जो श्याम है, श्याम हमारा कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। अगर हम इसको 5 वर्ष के स्थान, जो 5 वर्ष है, अगर हम इसको 10 वर्ष वाला कार्य प्रदान करेंगे, तो यह सीधी सी बात है उस कार्य को नहीं कर पाएगा। यानी अगर वह 5 वर्ष का है तो हमें उसे 5 वर्ष से संबंधित कार्य ही सौंपने चाहिए और उसे अपने सह उम्र के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए। यानी वह अगर 5 है तो उसको हम ABCD क ख ग घ है ना, गिनती 1 2 3 इसको हम पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। अगर हम उसे 10 वर्ष वाला कार्य यानी वाक्य बनाना है ना, वाक्यों का उच्चारण करना, तो ये सीधी सी बात है कि श्याम नहीं कर पाएगा। ठीक है। फिर क्या है, शारीरिक रोग। तो कहीं ना कहीं हमारे श्याम को प्रभावित करने में अपना योगदान शारीरिक रोग भी करेंगे। अगर वह किसी रोग से पीड़ित है, मान लीजिए उसका सिर दर्द करता, आंखें कमजोर है ना, वह क्या हो जाएगा, वह शारीरिक उस रोग से पीड़ित है, तो वह अधिगम तो अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसे कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके अधिगम यानी श्याम के अधिगम में ये शारीरिक कारक भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे सामाजिक कारक, यानी पहले हम अपने श्याम को बना लेते हैं। ये हमारा श्याम हो गया, ये उसकी आंखें हो गई और ये उसका मुंह हो गया और यहाँ पे कान हो गए, है ना, ये हमारे श्याम की, ये हाथ हो गए। तो अब हमारे श्याम को अधिगम, यहाँ पे हम अधिगम लिख लेते हैं। आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारे श्याम को, श्याम, तो हमारे श्याम के जो अधिगम में और कौन से कारक प्रभावशाली हो सकते हैं, तो पहला क्या है, शिक्षित समाज। मान लीजिए अगर हमारा ये जो श्याम है यह एक शिक्षित समाज में निवास करता है, एक शिक्षित समाज के लोगों के बीच रहता है, तो सीधी सी बात है कि हमारे जो श्याम का अधिगम है यानी सीखने की क्रिया है वह अधिक मजबूत होगी, अधिक सुदृढ़ होगी, अधिक लगनशील होगी और हमारा जो श्याम है यानी जो श्याम एक क्या है, बालक है, एक छात्र है, इसकी अधिगम की क्षमता भी अधिक तेज होगी। ठीक है। सामाजिक प्रशंसा, यानी जब यह समाज में निवास करेगा तो सीधी सी बात है समाज के लोगों के द्वारा जब यह अच्छा कार्य करेगा तो समाज के लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। जब इसकी प्रशंसा करेंगे तो इसमें क्या मोटिवेशन होगा और यह अपने कार्य के प्रति और अधिक लगनशील हो सकता है। ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं उसके अधिगम को और मजबूत हो जाएगा। मान लीजिए बच्चे से अगर श्याम से 5 तक का पहाड़ा बनता है और समाज के लोगों ने कहा कि बेटा तुम जो है तो 5 का पहाड़ा सुनाओ, श्याम ने सुना दिया कि 5 25, 5 31, 7 35, 8 40, 9 45, 10 50। तो समाज के लोगों ने क्या किया, उसकी प्रशंसा की कि वाह श्याम तुमसे कितना अच्छा बनता है, तुम तो बहुत होशियार हो। तो श्याम को कहीं ना कहीं वहाँ पे मोटिवेशन होगा कि हाँ मुझसे बनता है और लोगों ने मेरी प्रशंसा की, तो वह कोशिश करेगा कि मैं और आगे बढ़ूं और आगे मुझसे बने। तो कहीं ना कहीं उसके अधिगम को सामाजिक प्रशंसा भी प्रभावित करती है। फिर क्या है, सामाजिक नियमों का प्रभाव। मान लीजिए अगर समाज में यह नियम है
कि अगर जो बालक सबसे ज़्यादा अधिगम करेगा, यानी जो बालक अपनी कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, उसे जो है तो समाज के यानी सोसाइटी के लोगों के द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। तो सीधी सी बात है कि बच्चे क्या करेंगे, पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उनके मन में क्या रहेगा कि अगर हमारे सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा, कहीं ना कहीं इनाम मिलेगा। तो यह सामाजिक नियम भी कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम में अपना विशेष योगदान प्रदान करते हैं। ठीक है। समाज की आर्थिक स्थिति। तो समाज की आर्थिक स्थिति कैसी है? जिस समाज की आर्थिक स्थिति कमजोर है उस समाज का अधिगम कम रहेगा। जिस समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत है उस समाज के जो बालक रहेंगे उनकी अधिगम क्षमता अच्छी रहेगी। तो क्योंकि जब हम आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे, जब एक बालक आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा, उसके माता पिता उसके परिवार के लोग आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे, तो उसे उन सारी वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे जो उसके अधिगम को विकसित करने में कहीं ना कहीं योगदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए श्याम एक गरीब घर का लड़का है, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसके पास क्या है कि किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पेन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका अधिगम प्रभावित होगा। और मान लीजिए अगर राम एक संपन्न घर का बालक है, तो उसके माता पिता आर्थिक रूप से संपन्न भी हैं, तो उसे किताबें दे देंगे, बस्ते दे देंगे, साइकिल दे देंगे, पेन दे देंगे, तो वह अपने अधिगम को अधिक विकसित कर सकता है। ठीक है। सामाजिक सहानुभूति। सामाजिक सहानुभूति का मतलब होता है कि समाज के लोगों का एक बालक के अधिगम के प्रति यानी एक बालक के प्रति किस प्रकार की सहानुभूति है। अगर अच्छी सहानुभूति है यानी समाज के लोग बालक की अच्छे से मदद करेंगे तो सीधी सी बात है, बालक क्या करेगा, अधिगम में अधिक विकास करेगा। और वहीं समाज के लोग अगर अशिक्षित हैं, है ना, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, यानी बालक को जो है तो सहानुभूति प्रदान करने में असफल होते हैं, तो वह बालक का जो अधिगम का स्तर वह कम रहेगा। ठीक है। समाज का स्वरूप। तो यहाँ पे अगर हम बात करें समाज के स्वरूप, तो बच्चे के अधिगम में कहीं ना कहीं समाज का स्वरूप भी और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीधी सी बात है, अगर हमारे समाज का स्वरूप कैसा रहेगा, सरल रहेगा, सहज रहेगा, है ना, सहज रीत रहेगा, वातावरणीय रहेगा, तो उस समाज का जो बालक होगा वह उसका अधिगम क्षमता और अधिक मजबूत होगी। और जिस समाज की जो स्वरूप है वह कमजोर है ना, अमानवीय है, तो उस बालक का अधिगम क्षमता कमजोर रहेगा। ठीक है। सामाजिक परंपराएं। यानी सामाजिक परंपराएं भी कहीं ना कहीं एक बालक के अधिगम को प्रभावित करती हैं। यदि अगर समाज की परंपराएं कैसी है, कठोर है ना, परंपरावादी हैं, तो उस समाज का जो अधिगम रहेगा वह कमजोर रहेगा। ठीक है। फिर क्या है, जिस समाज की जो परंपराएं अच्छी है और बालक के अधिगम को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाती है। ठीक है। चलिए, सांस्कृतिक एवं सामाजिक सभ्यता। यानी एक समाज की जो सांस्कृतिक स्थिति है वह कहीं ना कहीं बालक के अधिगम को भी प्रभावित करती है। और सामाजिक सभ्यता यानी समाज की जो सभ्यता है वह क्या परंपरावादी है, आधुनिक है, मनोवैज्ञानिक है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं बालक के अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अधिगम। तो अब हम बात करेंगे पर्यावरणीय कारक, यानी बालक के अधिगम में कहीं ना कहीं पर्यावरणीय कारक भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला क्या है, जलवायु। यानी बालक के अधिगम को प्रभावित करने में जलवायु का भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे जिस जिस एरिया की, जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी रहेगी तो वहाँ का जो अधिगम का स्तर होगा वह कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। जलवायु से मतलब जैसे मान लीजिए वर्तमान में क्या अच्छी ठंड पड़ रही है, तो क्या शासन के स्तर से भी छुट्टियां दे दी गई है, बालक विद्यालय जाने में भी कहीं ना कहीं कतराते हैं, तो इससे क्या होगा परिणाम स्वरूप कि उनका जो अधिगम होगा
वह कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगा। और अगर अच्छी जलवायु है तो बालक पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, मन लगेगा। तो यह कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है। स्थान मान लीजिए, जो अगर स्थान अच्छा है तो बालक का अधिगम भी अच्छा रहेगा। मान लीजिए जहाँ बालक पढ़ता अधिगम प्राप्त करता है वह स्थान बुरे वातावरणों से संबंधित, जैसे बगल में शराब बिक रही है ना, मांस खाना, है ना, बहुत सारे जो गलत वातावरणीय जो स्थान है वहाँ पे अगर बालक अधिगम करेगा तो वह उस अधिगम में सफल नहीं हो पाएगा। और जहाँ का अच्छा स्थान रहेगा, पेड़ पौधे व पर्यावरण, सामाजिक समरसता रहेगी, वहाँ पे अधिगम का स्तर अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए, व्यक्ति की उपस्थिति, यानी कोई भी कार्य करने के लिए अगर बालक नियमित रूप से उपस्थित रहेगा और उस कार्य को नियमित रूप से लगनशील से प्रारंभ करेगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा तो वह कहीं ना कहीं उसका अधिगम अच्छे से होगा। ठीक है। चलिए, दशाएं क्या होनी चाहिए? दशाएं ये होती है यानी मौसम संबंधी, यानी जिस स्थान की जैसी दशाएं होगी वह वहाँ का अधिगम स्तर उसी प्रकार प्रभावशाली रहेगा। ठीक है। जहाँ की दशाएं अगर अच्छी हैं तो अधिगम अच्छा होगा और दशाएं कमज़ोर हैं तो अधिगम भी कमज़ोर होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए ये बना लिए श्याम, और ये देखिए, अब हम कुछ व्यक्तिगत कारक की बात करेंगे और पर्यावरणीय कारक। तो व्यक्तिगत कारक क्या है? रुचि। हमने आपको बता दिया कि अगर इसकी रुचि है पढ़ने में तो यह पढ़ेगा, रुचि नहीं है नहीं पढ़ेगा। आवश्यकता, अगर ये श्याम को ये समझ में आता है कि यह मेरे लिए कितना आवश्यक है, तो जब इसको इसकी आवश्यकता समझ में आएगी तो यह पढ़ेगा, नहीं आएगी तो नहीं पढ़ेगा। अनुभव एवं पूर्व ज्ञान, यानी जब इस बालक को इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो अनुभव है और इस यह पूर्व ज्ञान के लिए, यानी एक लंबे समय तक इस ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए जो है तो कहीं ना कहीं अधिगम करेगा और अधिगम को प्रभावशील बनाएगा। शारीरिक कारक, यह शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है तो पढ़ेगा, अगर अस्वस्थ है तो नहीं पढ़ेगा। ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय यानी ज्ञान को अर्जित करने वाली जो इंद्रिय, आँख, कान, मुँह, है ना, गला, ये सब क्या, यह ज्ञानेंद्रिय है, यह भी कहीं हमारे अधिगम को प्रभावित करती है। मानसिक स्वास्थ्य, अगर यह दिमागी तौर पर मजबूत है, स्वस्थ है तो यह पढ़ेगा, और मान लीजिए अगर नहीं है तो नहीं पढ़ेगा। परिपक्वता, यानी यह जिस उम्र में जिस स्तर को का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है इसे उस स्तर का ही ज्ञान मिलना चाहिए। अगर यह कक्षा 5 में है और 5 या 6 वर्ष 10 वर्ष का है तो इसे काका गागा ABCD ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है। फिर क्या है? पर्यावरणीय परिवार, यानी एक बालक के अधिगम में परिवार भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली है, क्योंकि जिस परिवार के माता पिता अच्छे हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उस परिवार का जो बालक होगा वह अधिक मजबूत होगा और जिसके कमज़ोर हैं वह कमज़ोर होगा। समाज कैसा है ये भी बालक के अधिगम को प्रभावित करता। पास पड़ोस, हमारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, अगर हमारे जैसे मान लीजिए हमारा पड़ोसी वह प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में ही पढ़ाएं, है ना। अगर बालक, उसका पड़ोसी का बालक अच्छा पढ़ने में है तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ने में हो, तो उसके अधिगम में प्रभावशाली होगा। विद्यालयी परिवेश, यहाँ यानी हमारे विद्यालय का इन्वायरमेंट कैसा है, परिवेश कैसा अच्छा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़िया है, पढ़ने लिखने की अच्छी सुविधा है, तो ये भी उसके अधिगम को प्रभावित करेगा। विद्यालय का वातावरण कैसा है ना, तो हमारे विद्यालय का वातावरण कैसा अच्छा है, पर्यावरणीय, सामाजिक, तो ये भी बालक के अधिगम को प्रभावित करता है। कक्ष का वातावरण, यानी हमारे कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, वह उनका बर्ताव कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी भाषाएं कैसी हैं, वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करेगी। पाठ्य पुस्तक की प्रकृति, अगर हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रकृति कैसी है, लचीली है, हमारी अधिगम के अनुरूप है, तो हम अधिगम को अच्छे से संपन्न करेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या है। सीखने की इच्छा, अगर बच्चे में सीखने की इच्छा है, कोई भी कार्य करने की इच्छा है तो वह उस कार्य को अच्छे से सीखेगा। बुद्धि कैसी है, बालक की अगर बुद्धि अच्छी है, मजबूत है, सृजनशील है तो बच्चा अधिगम में अच्छे से वृद्धि करेगा। मनोवृत्ति, उसके मन की आवृत्ति कैसी है, यानी वह पढ़ने में कितनी रुचि लेता है, तो कहीं ना कहीं उसके अधिगम को प्रभावित करती है। अध्ययन की अच्छी आदतें, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिगम को भी आदतों का ही
एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी हमारे जो अच्छे अध्ययन की आदत है, तो हम पढ़ेंगे तो हमारा मन लगेगा ध्यान में। अगर जब हम ध्यान से कोई भी विषय पढ़ेंगे, यानी ध्यान को नहीं भटकाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ घूमने लगता है, हम बैठे ही बैठे अमेरिका से लेके चीन तक चले जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। योग्यता एवं क्षमता, यानी हम उस विषय को पढ़ने के अगर योग्य हैं और हमारे अंदर क्षमता है कि हम उस विषय को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मेरी क्षमता है कि मैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको बढ़िया उचित ढंग से पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आयु, यानी बच्चे की उम्र के अनुसार ही उसे अधिगम की प्रक्रियाएं करवानी चाहिए, ठीक है। अधिगम की विधियाँ, यह किस में आ जाएगा? पर्यावरणीय कारक में, पर ये मनोवैज्ञानिक कारण में ही आ जाए। अधिगम की विधियाँ कैसी है? सरल सहज स्वभाव है तो बच्चा अच्छे से अधिगम करेगा, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मतलब कि पढ़ने तय समय क्या है, शिक्षण जो अधिगम की प्रक्रियाएं हैं वह किस प्रकार की हैं, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेगी। अभ्यास एवं परिणाम प्रदर्शनियाँ, यानी जब बच्चा अभ्यास करेगा, अभ्यास करने के बाद जब अधिगम करेगा तो उसके जो परिणाम है वह किस प्रकार आएंगे, ये भी अगर अच्छे आएंगे तो अच्छा अधिगम करेगा, अगर बुरे परिणाम आएंगे तो उनको सुधारने का प्रयास करेगा। शिविर एवं मेले, सामूहिक विचार विमर्श, कहीं ना कहीं बच्चों में जो है तो अधिक से अधिक सामूहिक मेले लगाने चाहिए। विचार विमर्श के लिए आपसी जो है क्या होते हैं, उनको आमने सामने बैठाना चाहिए, चर्चा परिचर्चा करवानी चाहिए, है ना। मित्र खेल, यानी मित्र अच्छे हैं, खेल में भी अच्छे हैं, तो खेल भी हमारे शिक्षा को अधिक से अधिक मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम खेलेंगे तो हमारा दिमागी स्वस्थ रहेगा, है ना। तो हम अपने अधिगम को वृद्धि कर सकते हैं। स्वास्थ्य प्रतियोगिताएं, विद्यालय में कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं की व्यवस्था भी करनी चाहिए, जिससे बच्चों में जो है तो आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और अधिगम प्रभावशाली होगा। पर्यावरणीय दशाएं, हमारे पर्यावरण की दशाएं कैसी हैं, वो भी हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। प्रेरणा, यानी हम जो बच्चे क्या कि पढ़ने में कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण अधिगम की सहायक सामग्रियाँ, तो सहायक सामग्रियाँ भी कहीं ना कहीं पढ़ने में बहुत ही मददगार होती है, क्योंकि हमारे पास अगर बुक रहेगी तो हम पढ़ेंगे, रफ रहेगी तो हम लिखेंगे, पेन रहेगा तो हम उसका उपयोग करेंगे, तो हमारा अधिगम ज्ञान स्थायी होगा। पाठ्य सामग्री सह संचार माध्यम, तो जो है तो हमारे पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं और संचार के माध्यम भी हमारे अधिगम को प्रभावशाली बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ साथियों आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर आ गया होगा और आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।